हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। तो हमें जो कॉन्ट्रैक्ट है प्लेज का उसके बारे में बताना है। ये आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि सेक्शन 172 जो है वो डिफाइन करता है प्लेज, पॉनर और पॉनी को। ये प्रोवाइड करता है कि जो बेलमेंट है गुड्स का, सिक्योरिटी जो है पेमेंट ऑफ डेट के लिए या फिर जो परफॉर्मेंस है किसी भी प्रॉमिस का, उसको हम प्लेज बोलते हैं। बेलर जो है इस केस में उसको पॉनर बोला जाता है और जो बेली होता है उसको पॉनी बोला जाता है। जो मेन पर्पस है प्लेज का वो है सिक्योर करना एक लोन या फिर जो परफॉर्मेंस है एक प्रॉमिस की, डिलीवर करके जो पोजेशन है किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी का। प्लेज जो है वो दिया जा सकता है सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज किया जाता है तो उसको हम जो है मोर्टगेज बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमने एक जनरल सा इंट्रो बताया है। इसमें हमने प्रोविज़न मेंशन किया है सेक्शन 172। उसके बाद जो है हमने प्लेज को डिफ़ाइन किया है। उसके बाद हमने बताया है कि इसकी जो पार्टीज़ है हमारे पास, दैट इज़ पॉनर, और उसके बाद जो पॉनी है उनके बारे में बताया है। प्लस इसमें हमने पर्पस बताया है एक लाइन में, और इसके अलावा जो है हमने बताया है कि ये जो है मूवेबल प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई नहीं होता है। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है तो उसकी जो है हमारे पास जो टर्म है वो है मोर्टगेज है। तो बेसिकली ये 4-5 की पॉइंट्स हैं हमारे पास। उसके बाद आ गया हमारे पास पर्पस। पर्पस जो है हम अलग से हाईलाइट करके भी यहाँ पे बता सकते हैं। बेलमेंट जो है वो पर्पस के लिए होता है सिक्योर करने के लिए एक डेट या फिर फुलफिल करने के लिए एक प्रॉमिस। अगर गुड्स बेल किए गए हैं किसी भी दूसरे रीज़न के लिए, जैसे कि रिपेयर करने के लिए या फिर स्टोरेज के लिए, तो एक सिंपल बेलमेंट होता है और ये जो है प्लेज नहीं माना जाता। तो पर्पस को हमने अलग से भी 2 लाइन में डिफ़ाइन किया है नेक्स्ट हेडिंग के अंदर। उसके बाद आ गया हमारे पास इलस्ट्रेशन। अगर आप बोरो करते हैं मनी एक लैंडर से और प्रोवाइड करते हैं अपनी एक वॉच सिक्योरिटी के पर्पस से, तो ये होगा हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। आप जो है वो पॉनर होंगे और जो लैंडर है हमारे पास वो पॉनी होगा। और जो वॉच प्लेज की गई है वो जो वॉच है वो एक प्लेज्ड आइटम होगी। अगर फेल हो जाते हैं रीपे करने में लोन को, तो जो पॉनी है उसके पास राइट होगा सेल करने का वॉच को, रिकवर करने के लिए उसकी जो मनी है। अब ये जो है हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है जो कि हमारे पास एक सिंपल इलस्ट्रेशन है कि अगर आप जो है बोरो करते हैं मनी किसी लैंडर से और अपनी एक वॉच दे देते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा प्लेज का। अगर आप पॉनर हैं और जो लैंडर है वो पॉनी होगा और जो वॉच है वो प्लेज मटेरियल होगी। अगर फेल हो जाता है रीपे करने में लोन, तो जो पॉनी है उसके पास राइट होगा सेल करने का, जो वॉच है रिकवर करने के लिए अपनी मनी को। अब ये जो इलस्ट्रेशन है यहाँ पे जो इसकी लैंग्वेज है वो गलत है। कभी भी आप एग्ज़ाम में अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो कभी भी आप आई, यू, मी, दे इस टाइप के वर्ड्स जो है अवॉइड करेंगे। अगर आपको कोई भी इलस्ट्रेशन देनी है तो आप उसको ए बी सी या फिर सुरेश, रमेश, आप जो कॉमन से नाम है इस टाइप के नाम से भी दे सकते हैं। अदरवाइज़ बेस्ट होता है ABC का जो है यूज़ करना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि अगर ए बोरो करता है मनी लैंडर से और प्रोवाइड करता है जो वॉच है एज सिक्योरिटी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज होगा। यहाँ पे जो ए होगा वो हमारे पास पॉनर होगा, लैंडर को हम बी लगा लेते हैं, वो पॉनी होगा, और जो वॉच होगी वो प्लेज्ड आइटम होगा। अगर ए फेल हो जाता है रीपे करने में लोन को, तो जो पॉनी है उसके पास राइट होगा सेल करने का जो वॉच है रिकवर करने के लिए जो उसकी मनी है। तो यहाँ पे जो है आपको जनरल लैंग्वेज में जो है इलस्ट्रेशन देना है, कभी भी आई यू करके जो है एड्रेस नहीं करना है इलस्ट्रेशन को या फिर आंसर को। नेक्स्ट आ गया हमारे पास असेंशियल्स ऑफ प्लेज। ये फॉलोइंग है हमारे पास वो असेंशियल्स हैं प्लेज के। पहला आ गया डिलीवरी जो है गुड्स की, दूसरा आ गया ट्रांसफ़र जो है पोजेशन का, तीसरा आ गया जो पर्पस है प्लेज का। अब हम तीनों को जो है आई थिंक ये रिपीट हो गया है, तो फिर अब हम जो है एक एक करके इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। पहला आ गया हमारे पास डिलीवरी ऑफ गुड्स। जो प्लेज है एक तरीके का बेलमेंट है, इसलिए यहाँ पे जो डिलीवरी है गुड्स की पॉनर से पॉनी तक वो जो है नेसेसरी है। ये डिलीवरी जो है वो एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है।
डिलीवरी जो है वो परसुएंस में होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो है वो होनी चाहिए। सेकंड आ गया ट्रांसफ़र जो है पोजेशन का होना चाहिए। जो ट्रांसफ़र है पोजेशन का वो नेसेसरी है, ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक वैलिड प्लेज। पोजेशन जो है वो एक जुरिडिकल पोजेशन है और मेयरली फिजिकल पोजेशन नहीं है। मतलब अगर एजेंट वगैरह के पास कोई भी चीज़ रखी है और वो सिर्फ फिजिकल पोजेशन में है जबकि ओनर का कंसेंट नहीं है उसको ट्रांसफ़र करने में, तो ये जो है वैलिड प्लेज नहीं माना जाएगा। यहाँ पे जो जुडिशियली जिसके पास होना चाहिए या जो ओनर है उसका कंसेंट के साथ ही जो है ट्रांसफ़र होगा पोजेशन का। थर्ड आ गया हमारे पास पर्पस। जो पर्पस है प्लेज का वो है सिक्योरिटी, पेमेंट के लिए डेट की या फिर जो परफॉर्मेंस है प्रॉमिस की। ये हम थर्ड टाइम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, बट आपको जो है ऐसे ही ये करना पड़ेगा क्योंकि एसेंशियल्स जो है प्लेज की अगर वो रिपीट भी हो रहा है तब भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि हम ये जो है अलग हेडिंग के अंडर जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर आ गया केस लो हमारे पास, दैट इज़ लल्लन प्रसाद वर्सेस रहमत अली 1967। इसके फैक्ट्स हैं हमारे पास कि जो प्लेंटिफ है उसने लोन की थी मनी डिफेंडेंट को और क्लेम किए थे गुड्स जो कभी डिलीवर नहीं किए गए उसको, जैसा कि पहले अग्री हुआ था। जजमेंट आ गया हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो डिलीवरी है पोजेशन की वो ज़रूरी है, बिना डिलीवरी के कोई भी प्लेज एग्जिस्ट नहीं होता है। सिंस जो गुड्स हैं वो कभी भी डिलीवर नहीं किए गए तो कोई भी जो वैलिड प्लेज है वो क्रिएट नहीं हुआ और जो प्लेंटिफ है उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता एक प्लेज। तो अगेन हमारे पास कभी भी आपके पास कोई भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, कॉन्ट्रैक्ट में जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे आपको जो है इतना ही लिख दिया जाएगा कि ए ने लोन किया था मनी बी को और क्लेम किए थे गुड्स उसको डिलीवर नहीं हुए, तो क्या ये एक वैलिड प्लेज है? तो आप जो है उसके जो असेंशियल्स है, जैसे यहाँ पे हमारे पास डिलीवरी है, ट्रांसफ़र है और उसके बाद आ गया पर्पस है। तो आपको देखना है कि डिलीवरी हुई है या नहीं, ट्रांसफ़र हुआ है पोजेशन का या नहीं, या पर्पस हुआ है, पर्पस जो है वो फुलफ़िल हुआ है या नहीं। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन या दो कंडीशन मैच नहीं हो रही हैं तो यहाँ पे वो जो है वैलिड नहीं माना जाएगा जो भी आपका रिक्वायर्ड जो हेडिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट आता है। तो हमारे पास ये जो केस लो है इसका आप नाम भी याद रखेंगे, फैक्ट बेस्ड में भी और फिर आपका जो थियोरेटिकल है उसमें भी आपका केस लो लिखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अनदर केस है हमारे पास KM हिदायतुल्ला वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया 2001। इसमें फैक्ट्स हैं हमारे पास कि पटिशनर ने प्लेज किया था गोल्ड जो है अपना बैंक को, वो फेल हो गया रीपे करने से, तो बैंक ने ऑक्शन कर दिया जो गोल्ड है नोटिस देने के बाद। लेकिन जो सूट है लिमिटेशन पीरियड का, लेकिन जो लिमिटेशन पीरियड है सूट का वो पास हो गया था। तो इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो पोनी है दैट इज़ जो बैंक है उसके पास दो इंडिपेंडेंट रेमेडीज़ हैं, फाइल करना एक सूट को या फिर जो सेल करना गुड्स को। जो एक्सपायरी है लिमिटेशन पीरियड की सूट की वो नहीं लेती है जो राइट है सेल का, एज लॉन्ग एज जो प्रॉपर नोटिस है वो दिया जाता है। तो ये भी आपके पास जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पास केस लो है। अगर आप मेंस में थियोरेटिकल आपका आंसर है उसमें मेंशन करते हैं और एग्जामिनर की नज़र पड़ती है वो ऊपर ऊपर से भी पढ़ता है तो दिखेगा कि आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो केस लॉ है और जो एक पॉइंट है डिस्प्यूट का वो डिस्कस किया है। अदरवाइज़ इसके बेसिस पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है और आप जो है इस केस का रेफरेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बात हो रही है वो लिमिटेशन पीरियड की हो रही है कि लिमिटेशन पीरियड जो है सूट का वो जो है ख़त्म हो चुका था, पास हो चुका था। तो यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया है कि हालांकि लिमिटेशन पीरियड जो है वो सूट का वो पास हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी जो है पोनी होता है उसके पास जो राइट है सेल करने का वो प्रिजर्व्ड होता है, वो ये जो स्टेप है वो उठा सकता है, सूट वो फाइल नहीं कर सकता है। उसके बाद आ गया हमारे पास कौन जो है प्लेज दे सकता है। एज अ जनरल रूल सिर्फ जो ऑनर है गुड्स का वो ही जो है प्लेज कर सकता है। हाउ एवर सर्कमस्टांसेस के अंडर जो प्रोवाइड किए गए हैं सेक्शन 178 में, 178A में और 179 में, जो फॉलोइंग 3 कैटेगरीज हैं पर्सन की वो भी प्लेज कर सकती हैं। पहला आ गया मर्केंटाइल एजेंट्स, ये हमारे पास सेक्शन 178 में डिटेलिंग में होगा। फिर आ गया पर्सन्स जो पोजेशन में है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तीसरा आ गया पर्सन जिनके पास लिमिटेड इंटरेस्ट है गुड्स में, ये आ गया हमारे पास सेक्शन 179 में।
अब यहाँ पे जब हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन की बात होती है तो हम जो है इतना सा मेंशन करेंगे हु कैन टेक प्लेज, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका अलग से 5 मार्क्स की हेडिंग में आएगा तो आप जो इसमें क्या करेंगे, इंट्रो मेंशन करेंगे कि प्लेज क्या होता है, फिर आप बताएंगे कि कौन जो है प्लेज दे सकता है, और उसमें आप ये जो तीनों हमारे पास कैटेगरीज हैं और इनके जो सेक्शंस हैं 178, 178A और सेक्शन जो 179 है, इनको आप डिटेलिंग में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको नहीं एक्सप्लेन करना आता है तो जिन स्टेट्स में बैरेक्ट अवेलेबल होती है वहाँ से बैरेक्ट उठाएंगे और इनके सामने लिखेंगे, और कंक्लूजन में जो हमारा ये कंक्लूजन है वो लिख देंगे। तो ये जो है मैंने यहाँ पे डिटेलिंग में नहीं किया है, बट अगर आ गया क्वेश्चन आउट ऑफ द ब्लू तो आप जो है ये सेक्शंस एक्सप्लेन करेंगे इस हेडिंग के अंडर। फिर आ गया कंक्लूजन हमारे पास। एक जो कॉन्ट्रैक्ट है प्लेज का, वो एक इफ़ेक्टिव और वाइडली यूज्ड लीगल टूल है सिक्योर करने के लिए डेट्स और जो परफॉर्मेंस है प्रोमिसेस की। यहाँ पे जो है 4th टाइम है कि हमने जो पर्पस है प्लेज का वो डिस्कस किया है। इसमें आगे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, वो प्रोवाइड करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क जो प्रोटेक्ट करता है दोनों को, पोनर को और जो है पोनी को, इंश्योर करके कि एक फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो। ये इम्पॉर्टेंट है दोनों ही पार्टीज़ के लिए कि वो अवेयर हों उनके राइट्स और जो ड्यूटीज़ को लेके, और कंप्लाई करना सारे के सारे जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं अवॉइड करने के लिए जो डिस्प्यूट है। तो अगेन कंक्लूजन में हमने फर्स्ट जो है टिपिकल पर्पस की लाइन ली है, और उसके बाद जो है हमारा जो काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं टिपिकल आंसर होता है कि एक फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस इंश्योर करना और दोनों पार्टीज़ के राइट्स और जो ड्यूटीज़ को कंप्लाई करने के लिए ये और अवॉइड करने के लिए डिस्प्यूट, इस जो हमारे पास ये जो कॉन्ट्रैक्ट है प्लेज का वो ज़रूरी है। तो हमारे पास ये कॉमन सा कंक्लूजन है जिसमें आप 4-5 पॉइंट जनरली अपने दिमाग में भी रख सकते हैं। अगर किसी और कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको नहीं ध्यान आ रहा है कि क्या कंक्लूजन लिखें तो आप ये जो है 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, अवेयर होना राइट्स और ड्यूटीज़ को, अवॉइड करना डिस्प्यूट्स। ये जो 3-4 हैं आप जो है एक कॉमन सा कंक्लूजन अपना तैयार रखें। बाकी जो है इस आंसर में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। इसमें हमने जो डिस्कस किया है वो इंट्रो किया है, जिसमें हमने प्लेज के बारे में बताया है, पार्टीज़ के बारे में बताया है, उसका जो पर्पस था वो बताया है एक लाइन में। उसके बाद हमने पर्पस के लिए एक अलग से हेडिंग बनाई है। फिर हमने इलस्ट्रेशन किया था। उसके बाद हमने असेंशियल्स जो हैं हमारे पास 3 वो डिस्कस किए थे। उसके अलावा हमने इसमें 2 केस लॉज डिस्कस किए थे, एक जिसमें हमारे पास जनरल रूलिंग है उसको अफर्म कर रहा था, दूसरा जो है हमने लिमिटेशन पॉइंट को कवर किया था। जो सेकंड है हमारे पास KM हिदायतुल्लाह वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया वाला केस, वो जो है थोड़ा डिफरेंट पॉइंट पे है, तो आप इसको जो है ज़रूर याद रखें। उसके बाद हमने बताया था कि कौन जो पर्सन है वो प्लेज कर सकते हैं, और उसके बाद जो है हमने कंक्लूजन बताया है। तो ये आपका 15 मार्कर, और आई थिंक किसी एक स्टूडेंट ने, एस्पिरेंट ने मेंशन किया था कि आई थिंक वेस्ट बंगाल में हमारे पास जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक 5 क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क्स के, तो 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो जिस भी स्टेट में 20 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं वो जो है इस हमारे पास जो मैंने ये पैटर्न करवाया है, ये जो फॉर्मेट है, इसी के हिसाब से आप जो है आगे बढ़ेंगे। 20 मार्कर क्वेश्चन में आप, या 15 मार्कर भी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, माना कि आपका 15 या 20 मार्कर है, लेकिन इसमें आप जो है लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखेंगे, वो बहुत ही अनटाइडी आंसर लगेगा और आपको जो है बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। इससे बेटर है आप 15 और 20 मार्कर में आप कंटेंट थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन आप जितना हो सके हेडिंग्स जो हैं वो ज़्यादा लिखें। अगर आपको 2 लाइन का भी पॉइंट लिखना है तब भी आप जो है अलग से उसकी हेडिंग बनाएंगे और उसके बाद जो है लिखेंगे। इससे एक फ़ायदा होता है, जैसे कि आपको जो है बड़े बड़े पैराग्राफ्स में आप कितनी भी इंफॉर्मेशन डाल दें, एग्जामिनर कभी पूरा नहीं पढ़ेगा। ऊपर से आपको जो कंटेंट है वो ज़्यादा लिखना पड़ेगा, और ये जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी। तो अगर आप स्मार्टली करते हैं, जैसे इंट्रो लिख रहे हैं, उसके बाद ऑब्वियस है कि आपका अगर 4.5 लाइन में जा रहा है इंट्रो, उसके बाद आप 1 लाइन जो है स्किप करेंगे, उसके बाद आप पर्पस हेडिंग लिखेंगे, वो 2 लाइन में जा रहा है, उसके बाद आप 1 लाइन स्किप करेंगे। तो ऐसे कर कर के आपके जो पेजेस हैं वो भी ज़्यादा फिल होंगे, आपकी जो दिमाग में पॉइंट्स हैं वो जो है क्लियरली दिखेंगे एग्जामिनर को, और वो थोड़ा सा टाइडी आंसर लिखेगा। और जैसे केस लो वगैरह आप ज़्यादा मेंशन करते हैं तो वो भी एग्जामिनर को अलग से दिखेंगे।
तो आप जो है उन बच्चों को मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं जो अलग से हेडिंग बना के और थोड़ा फेयरली लिखते हैं, रेदर देन जो बच्चे पैराग्राफ्स में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो अगेन 20 मार्कर भी है, तो आप जो है इस तरीके से ही करेंगे। 20 मार्कर में लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए आप ये जो पॉइंट है कि कौन प्लेज कर सकते हैं, इसके जो सेक्शंस हैं वो अलग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज़ 10-15 में इतना सफिशिएंट होगा। अगर 5 मार्कर आते हैं आपके पास, आप जो है इंट्रो में ही सब बताएंगे कि प्लेज क्या होता है, पॉनर, पोनी और पर्पस भी इसी में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आप इलस्ट्रेशन बताएंगे और उसके बाद असेंशियल्स हम करेंगे, 3 असेंशियल्स एक्सप्लेन करेंगे 2-2 लाइन में। और केस लो है, आप कोई एक केस लो लिखेंगे। मैं ट्राई कीजिए कि आप ये जो डिस्प्यूटेड पॉइंट है ये वाला केस लो लिखें और उसके बाद आप 2 लाइन में जो है कंक्लूजन बता सकते हैं, आप कौन प्लेज कर सकते हैं, ये वाला पार्ट भी जो है स्किप कर सकते हैं। तो 5 मार्कर में आपके लिए इतना जो है इनफ होगा। बाकी इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।